बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 के चंद टॉपिक्स छोटे छोटे से रह गए थे, उनको हम कवर करने के लिए ये लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर 4 की हम डिस्कस करेंगे आपसे। टॉपिक जो हम अभी पढ़ेंगे वो है डायपोल मोमेंट। डाई-2 पोल से मुराद है चार्जेस, आप ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है जी। मोमेंट ये मूवमेंट नहीं है, हरकत नहीं है। मोमेंट होते हैं ना, जैसे कि वेट अ मोमेंट, तो ये वो वाला मोमेंट है, ठीक है जी। डायपोल मोमेंट क्या होती है, ज़रा तवज्जो से इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं। द ओरिएंटेशन और अरेंजमेंट ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जब किसी भी पोलर मॉलिक्यूल को लेके जाया जाता है, पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान जब बनता है बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, एक एलिमेंट कम खींचता है, और उसी की वजह से एक एलिमेंट जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, और जो कम खींचता है वो पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। तो ये पोल्स बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स में, ठीक है जी। और इसी को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो जो पोलर मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाया जाता है, तो मैग्नेट में भी आपको पता है दो पोल्स होते हैं, वो इन पॉजिटिव और नेगेटिव को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और यही अट्रैक्शन, यही ओरिएंटेशन, यही अरेंजमेंट क्या कहलाती है, डायपोल मोमेंट। इसको डिनोट करते हैं बेटे म्यू से, ठीक है। इसका यूनिट जो होता है, यूनिट डिबाय, साइंटिस्ट का नाम है डिबाय, उसके नाम पे जो इसका यूनिट है वो है डिबाय। इसके अलावा इसका ऐसा यूनिट जो है कूलम मीटर, सी कूलम यानी कि चार्ज और एम मीटर, ये इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है। इसकी जो हम दूसरी डेफिनेशन बनाते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है जनाब, उसके हिसाब से फिर हम दूसरी डेफिनेशन ही बनाते हैं। म्यू इज़ इक्वल टू ई इंटू डी। ई क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज की मैग्नीट्यूड, कितना चार्ज है मॉलिक्यूल पर। डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अच्छा, अब यहाँ पे चार्जेस कौन है, जैसे कि H और Cl हैं, चार्जेस कौन है, एक हाइड्रोजन एटम और एक क्लोरीन एटम। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, दो न्यूक्लियाई के दरमियान जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। तो हम डी का मतलब बॉन्ड लेंथ भी ले सकते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। इसी बुनियाद पर जो हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं दूसरी, तो हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस is called डायपोल मोमेंट। ठीक हो गया जी, ये होती है डायपोल मोमेंट। अच्छा, एक यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है एमसीक्यूज़ के लिए। 1d बाय इज इक्वल टू 3.335 एक्सपोनेंशियल -30 कूलम मीटर। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, ठीक है जी। या चार्ज का एक और हमारे पास यूनिट होता है ESU, तो उसमें भी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे 1d बाय इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -18 ESU, ठीक है जी। ये दो चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है जनाब। 1d बाय इज इक्वल टू 10 की पावर -18 ESU, ठीक। ये आपके पास एक और कन्वर्जन है। यहाँ पर अब हम इसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा किन मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट होती है और किन मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट नहीं होती। दो फैक्टर्स हैं जिन पे डायपोल मोमेंट डिपेंड करती है, अगर आप उनको समझ लेंगे तो डायपोल मोमेंट के बारे में जान जाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग डायपोल मोमेंट।
डायपोल मोमेंट पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, वो फैक्टर्स जिनसे डायपोल मोमेंट मुतासिर होती है। पहला फैक्टर पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। योर मॉलिक्यूल मस्ट बी पोलर। इफ़ योर मॉलिक्यूल इज़ नॉट पोलर देन डायपोल मोमेंट इज़ ज़ीरो। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर पहले मैं ज़रा पॉइंट लिख लूँ, फिर इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करता हूँ। पहले ज़रा पॉइंट्स डिस्कस कर लें। फॉर डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी पोलर। डायपोल मोमेंट के लिए मॉलिक्यूल होना चाहिए पोलर। दूसरी बात, ग्रेटर द polarity of molecule, greater will be dipole moment। अब मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया H2, मैंने पूछा बताइए इसमें डायपोल मोमेंट होगी या नहीं होगी। आपका जवाब होगा, क्योंकि ये नॉन पोलर है ना बेटे, दो H जुड़े हुए हैं, ऐसे है ना ये, देयर इज़ नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, सो इट्स डायपोल मोमेंट इज़ ज़ीरो। इसी तरह Cl2, इसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी? आपने देखा 2 Cl एटम्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क नहीं है। योर आंसर इज सर डायपोल मोमेंट इज ज़ीरो। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट HF, देयर आर 2 डिफरेंट एटम्स, so there must be some electronegativity difference, so it must have some dipole moment, its dipole moment is greater than 0। कितनी होगी ये देखें, ये आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते। उसके लिए फिर आपको वो चार्ज की वैल्यू और क्या कहते हैं इसे, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस यानी कि बॉन्ड लेंथ देगा, तभी आप निकाल सकते हैं। वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो आप सिर्फ ये बता सकते हो कि किसकी डायपोल मोमेंट होगी, किसकी नहीं होगी। तो पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं HF, HCl, HBr, HI, they all are polar, they all have dipole moment, but which molecule has the greater dipole moment? तो this molecule has the greater, HCl is less, HBr is less, HI is most less. Why? Because in HF the electronegativity difference is very high, so the dipole moment is greater, whereas in HCl electronegativity difference is comparatively low, so the dipole moment is less। ठीक है जनाब। तो अगर आपके पास, याद रखें, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम वाले, तो उनमें सिर्फ आपको क्या देखना है कि मॉलिक्यूल में 2 डिफरेंट एटम्स हैं या नहीं है। अगर 2 डिफरेंट एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ पोलैरिटी ही क्या है, डायपोल मोमेंट के लिए काफ़ी है। अगर पोलैरिटी है तो डायपोल मोमेंट है, पोलैरिटी नहीं है तो डायपोल मोमेंट नहीं होगी। दूसरा फैक्टर, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, VBT, MOT वगैरह की बात की। उसके अलावा हमने वेस्पर और HOM पढ़ा, उसमें हमने ये डिस्कशन की। अभी बात आ जाएगी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कब मैटर करती है। तो याद रखिएगा बेटे, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल मैटर करती है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कब मैटर करती है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। पॉली एटॉमिक मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो एक से ज़्यादा एटम्स पे मुश्तमिल हैं, तो उनकी डायपोल मोमेंट के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ज्योमेट्री की ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है जी। इफ़ अ मॉलिक्यूल इज़ लीनियर और सिमेट्रिकल, इट्स डायपोल मोमेंट इज़ ज़ीरो। उसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगी अगर कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, हालांकि वो पोलर है, लेकिन उसके पास क्या है जनाब, वो सिमेट्रिकल या लीनियर है, तो डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगी। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स वन। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन सेंट्रल एटम है, 2 इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। कितने टोटल? 1 2। आप कहेंगे सर टोटल 4 हो रहे हैं, मगर मैंने, अगर आप याद करें, पढ़ाया है आपको वेस्पर में कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट नहीं होते। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स कार्बन के गिर्द कितने? 2, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर पे ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड की डायपोल मोमेंट क्या हो गई? ज़ीरो। बाय
क्योंकि ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, दोनों ऑक्सीजन इस एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे, कैंसिल, ड्यू टू विच इट्स डायपोल मोमेंट बिकम जीरो। ऑन द अदर एंड इसी तरह का एक मॉलिक्यूल होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर है सेंट्रल एटम। अब सल्फर का केस अलग है। सल्फर का बैलेंस शेल 6 इलेक्ट्रॉन पे कंसिस्ट करता है, 4 तो उसने शेयर कर लिए, 2 बच गए। तो इसके पास 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर नहीं होती, इसकी ज्योमेट्री एंगुलर होती है और इसकी डायपोल मोमेंट इसीलिए ग्रेटर देन 0 होती है। इसी तरह से H2O है वाटर, इसका भी ज्योमेट्री आपको पढ़ा के आया हूँ पीछे, लीनियर नहीं होती, एंगुलर होती है, तो इसकी डायपोल मोमेंट भी होती है, ठीक है। लेकिन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, इसकी डायपोल मोमेंट 0 होती है क्योंकि ये CO2 जैसा मॉलिक्यूल है, ठीक है जनाब। इसी तरह बेंजीन है C6H6, कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, तो ये भी एक आपके पास समझ लीजिए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसकी डायपोल मोमेंट भी 0 है। लेकिन अमोनिया है, ट्राइगोनल पायरामिडल है, इसके पास डायपोल मोमेंट होती है, ठीक है जी, सिमेट्रिकल नहीं है। एक जो ऊपर लोन पेयर है वो अलग हिसाब कर देता है, देखिए ना अमोनिया ऐसा होता है ना, ये लोन पेयर है ऊपर, तो ये दो तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है लोन पेयर को, तो इसीलिए इसके पास डायपोल मोमेंट होगी। फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन के साथ 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन इसकी डायपोल मोमेंट जब निकालेंगे तो क्या होगी, 0। क्यों, सिमेट्रिकल है। ये क्लोरीन इस क्लोरीन का इफेक्ट कैंसिल करेगा, देखो ना भाई, ये नेगेटिव, दोनों की ताकत बराबर, कोई नहीं खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों की ताकत बराबर, इलेक्ट्रॉन कोई नहीं खींच पाएगा, इसलिए इसकी डायपोल मोमेंट भी 0। ये है आपके पास डायपोल मोमेंट। आपको मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट का कैलकुलेट करना आना चाहिए। दोबारा से एक बार सुन लें, अगर कोई डायटॉमिक मॉलिक्यूल है बच्चों, डायटॉमिक मतलब जो कि सिर्फ 2 एटम से बना हुआ है, तो उसकी डायपोल मोमेंट के लिए सिर्फ पोलैरिटी देखो, उसकी डायपोल मोमेंट के लिए सिर्फ क्या देखो, पोलैरिटी देखो। अगर पोलर है डायपोल मोमेंट होगी, लेकिन बेटे अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें हमें ज्योमेट्री देखनी पड़ती है। अगर ज्योमेट्री सिमेट्रिकल या लीनियर है डायपोल मोमेंट 0 है, अगर ज्योमेट्री लीनियर नहीं है या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर उसकी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगी। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कि वाटर, ये दोनों के दोनों बड़ी कॉमन एग्जांपल्स हैं जो दिखने में हमें लगता है कि मे बी ये लीनियर है या सिमेट्रिकल है, मगर दे आर नॉट एक्चुअली लीनियर और सिमेट्रिकल, राइट। ओके जी, दिस इज डायपोल मोमेंट। यहाँ से MCQ बनता है कि किस में डायपोल मोमेंट होगी, किस में नहीं होगी, या 4 मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, पूछेंगे सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किस में होगी, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा डायपोल मोमेंट भी होगी बेटे। लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि ये कोई प्राइमरी बॉन्ड नहीं है, ये सेकेंडरी बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई प्राइमरी बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये एक सेकेंडरी बॉन्ड है। सेकेंडरी बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो किसी प्राइमरी बॉन्ड के बनने के बाद मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा कुव्वतें, एक्स्ट्रा फोर्सेस आ जाएं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होता है बेटे, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाता है और वो एलिमेंट नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन पैदा होती है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम आसान लफ्ज़ों में बनाएं तो हम कहते हैं जनाब, द फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन of one molecule and negative part of other molecule, दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट, इस अट्रैक्शन को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं बेटे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिनोट करते हैं डॉटेड लाइन से।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिनोट करते हैं किससे? डॉटेड लाइन से। इसका दूसरा नाम होता है प्रोटॉनिक ब्रिज। ठीक है जी। अब मैं इसको एलिब्रेट करता हूँ ज़रा एग्जाम्पल से, ताकि बात आपके सामने और क्लियर हो जाए। जैसे कि हमारे पास है वाटर। वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। ठीक है जी। एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया हुआ है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन के पास बचे हुए हैं लोन पेयर्स। ठीक है जी। एक वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, तो हमारे पास इस तरह से कई एक वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये दूसरा ऑक्सीजन आ गया, इसके पास भी ये रहा एक हाइड्रोजन ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। सिमिलरली एक और वाटर आ गया, ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, ये आ गए दो लोन पेयर। इसी तरह से हमारे पास ऐसा नहीं है कि यही इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स और भी हैं। ये ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ये इसके लोन पेयर्स आ गए। ठीक है बेटे, ये मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता क्यों है, कैसे है। ठीक है जी। एक और ऑक्सीजन, उसका हाइड्रोजन, उसके लोन पेयर्स और उसका हाइड्रोजन। ये बात यहीं नहीं रुकेगी, आगे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सारे के सारे हाइड्रोजन हैं पार्शियल पॉजिटिव, सारे के सारे हाइड्रोजन हैं पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो इन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच के बैठा हुआ है। जबकि बेटे जो भी इसमें ऑक्सीजन है, जितने भी हैं, दे ऑल आर पार्शियल नेगेटिव, दे ऑल आर पार्शियल नेगेटिव। ठीक है जी। अब होता क्या है, लोन पेयर भी याद रखें, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, लोन पेयर भी बेटे नेगेटिव होता है, भूलिएगा मत। होता ये है कि ये जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है, इसको लोन पेयर अपनी तरफ खींचता है। ये जो लोन पेयर है, ये इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है। फिर इसी तरह ये लोन पेयर इसे खींचता है, ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, इधर कुछ होगा वो उसको खींचेगा, इधर कुछ होगा वो उससे। सही है जी। ये एक डॉटेड लाइंस जो बना रहा हूँ, ये फिजिकल अट्रैक्शन आ गई है मॉलिक्यूल में। इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। प्रोटॉनिक ब्रिज क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि इसमें H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन इन्वॉल्व है, इसीलिए क्या कहलाती है? ये प्रोटॉनिक ब्रिज भी कहलाती है। तो खुद देखो, अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग ना होती वाटर के मॉलिक्यूल में, तो वाटर नहीं बनता ना। ये एक्स्ट्रा एक समझ लीजिए फोर्स आ गई है पानी के मॉलिक्यूल में, और ये एक्स्ट्रा फोर्स जो है आपके पास पानी की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की जिम्मेदार है। इसको डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ज़रा एक बात पे गौर कीजिएगा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक MCQ दे देता हूँ। एक पानी का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? तो देखो, 1 2 3 और इस तरह से ये ऊपर एक और से बना 4। याद रखना, 1 वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। एक पानी का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। ठीक है जी। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की अगर हम देखें कि एबिलिटी, अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क जितना ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन का जब कभी भी बॉन्ड बनेगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस फ्लोरीन हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से और बाकियों से। तो ये नंबर 1 है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 ये है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और नंबर 3 कौन है? क्लोरीन है। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, पावर किसकी? हाइड्रोजन बॉन्ड की ताकत डिपेंड करती है किसके ऊपर? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, उतनी ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5, क्लोरीन और नाइट्रोजन की 3.0 होती है। इसीलिए देखो, ज़्यादा डिफरेंस यहाँ होगा तो ये 1 पर है, फिर यहाँ होगा तो ये 2 पर है, और यहाँ होगा तो ये 3 पर है। ठीक है जनाब, ये एक और बड़ा अहम पॉइंट आ गया इसके हवाले से। अच्छा जनाब, इसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है, वो रेंज करती है 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ये इसकी क्या है? बॉन्ड एनर्जी है। और ये कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में, प्राइमरी बॉन्ड के मुकाबले में बहुत ही कम है। कोवेलेंट बॉन्ड की स्टार्ट कहाँ से होती है? 150 से होती है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे असरअंदाज होती है? नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टी।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, ठीक है जी, वेपर प्रेशर एटसेट्रा। इन प्रॉपर्टीज़ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? असरअंदाज होती है। जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उतनी ही आपके पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमें इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। ख़ास तौर पे जैसे वाटर है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, पानी का मेल्टिंग पॉइंट, दूसरे मेल्टिंग पॉइंट तो खैर यहाँ पे इतना काम नहीं करेगा, बॉइलिंग पॉइंट की टर्म ही ज़्यादा बेहतर है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सिमिलरली ज़रा देखिएगा बेटे, अब ये है आपके सामने एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है इथाइल अल्कोहल, यू ऑल नो अबाउट इट, और ये इसी का एक आइसोमर है डायमिथाइल ईथर। इसी का एक आइसोमर है कौन? डायमिथाइल ईथर। इनमें से किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी या इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो आपका जवाब होगा इसका। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें बेटे देखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। जबकि यहाँ ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है हाइड्रोजन का अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होना। हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आती। तो इथाइल अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी वगैरह सब डायमिथाइल ईथर से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। जबकि डायमिथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से ही डायमिथाइल ईथर में सारी चीज़ें कम हैं, इसकी विस्कोसिटी भी कम है, ये जल्दी से रूम टेम्परेचर पे उड़ जाता है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वाटर शोज़ एनामोलस बिहेवियर, याद रखिएगा, बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान वाटर एनामोलस बिहेवियर शो करता है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एनामोलस बिहेवियर मतलब डिफरेंट बिहेवियर। आमतौर पे लिक्विड्स को जब हम कूल करते हैं तो वो क्या होते हैं? बर्फ़ में कन्वर्ट होते हैं। जब सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं तो वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑन कूलिंग लिक्विड्स कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर नंबर 2 लिक्विड्स का पोर्शन फर्स्ट ईयर। ऑन कूलिंग लिक्विड्स कॉन्ट्रैक्ट वेयर एज ऑन हीटिंग लिक्विड्स एक्सपेंड। पानी में इसका अपोजिट होता है। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान अगर आप पानी को हीट करेंगे तो पानी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर आप पानी को कूल करेंगे तो पानी एक्सपेंड होगा। वाटर क्या होगा? एक्सपेंड होगा। ये वाटर का एनामोलस बिहेवियर है। एक और पॉइंट याद रखिएगा, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि होनी 0 पे चाहिए, लेकिन होती किस पर है? 4 पर, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का आपके पास सबसे डिफरेंटली बिहेवियर शो हो रहा होता है इस टेम्परेचर की रेंज में। इसीलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। ठीक है जी, 4 पे वाटर का वॉल्यूम कम होता है, 0 पे उसका आप समझ लें वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है। हालांकि होना क्या चाहिए? कम। भाई लिक्विड्स को अगर आप कूल करें तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना। पानी की 4 पे वॉल्यूम क्या होगा? पानी का 4 पे वॉल्यूम क्या होगा? कम, सॉरी ज़्यादा। 0 पे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, मगर उल्टा होता है इसका। इसीलिए वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है किस पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है जनाब। सो दीज आर द पॉइंट्स जिसकी वजह से आपके पास पानी डिफरेंटली बिहेव करता है। एक और चीज़, वाटर जो है लिक्विड है, आइस जो है वो सॉलिड है। तो आइस को पानी में क्या होना चाहिए? डूब जाना चाहिए। मगर आइस को कभी आप देखें तो आइस के क्यूब्स क्या कर रहे होते हैं? फ्लोट कर रहे होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्यों? आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनती है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी कम होती है। आइस में पानी की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए वो पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट
कर लेती है। तो दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द टॉपिक्स विच आर रिमेनिंग ऑफ चैप्टर नंबर 4, और मैंने उस पर तफसीलन गुफ्तगू कर ली है। उसको आप लोग देख लीजिएगा, कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क। मैंने आपको हमेशा ही कहा है। बाकी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट लेक्चर्स को करेंगे डिस्कस। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।